हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने जो अपने 6th क्लास है उसका जो 3rd चैप्टर है आरंभिक नगर, उनके बारे में डिस्कशन हमारा जो शुरू हुआ था, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना डिस्कशन जारी रखते हुए डिस्कस करते हैं, विमर्श करते हैं, विचार विमर्श नगर और नए शिल्प। यानी इन नगरों के अंदर जो नए शिल्पकार थे वो कौन कौन थे, किस प्रकार के लोग शिल्पकार यहाँ पर रहते थे, कौन कौन से कर्मकार यहाँ पर रहते थे। तो इन सब के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। यानी वो चीज़ें जो हड़प्पा शहरों की खुदाई के दौरान ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जो पुरातत्वविद हैं, पुरातत्व कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्टों को जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो पुरातत्वविद हैं उनको जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो वहाँ मिली हैं। जो भी उनमें अधिकतर इनके अंदर क्या चीज़ें थी? अधिकतर वो चीज़ें थी जिनमें शंख और वो चीज़ें जो उन लोगों के द्वारा इस्तेमाल की गई होंगी, उस ज़माने के लोगों ने इनको इस्तेमाल किया गया। और ये चीज़ें किन की बनी हुई थी? पत्थर की, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे इनसे बनी हुई ये धातुएं थी, ये वस्तुएं थी। तांबे और कांसे से औजार बने हुए थे, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इन सभी से सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी एक तरह से देखा जाए तो औजार जो थे वो ज़्यादातर पत्थर के बने हुए होते थे। आभूषण आपके जो हाथीदार, शंख और सोना चांदी से बने हुए थे। बर्तन आपके कांसा, तांबा, इनसे आपके बर्तन बने हुए थे। तो यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में जो थी वो थी मन के जो मालाओं के जो मनके होते हैं, मणि होते हैं, बाट और फलक। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो इस दौरान प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर कुछ पत्थर के बाट देखिए, ये पत्थर के कुछ बाट दिखाए गए हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इनको बनाया गया होगा। इन्हें चर्ट पत्थर से, यानी जो चर्ट पत्थर था, स्टिंग पत्थर था, उससे इसको बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए इनको बनाया गया होगा। मध्यकाल में जो बनाए गए ये बाएं जो मनके हैं, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थर, जो कार्नेल एक बहुमूल्य पत्थर होता था, उस पत्थर से इनको बनाया गया होगा। उनको तराश करके ये मनके हैं वो बनाए गए होंगे और इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनको माला में पिरोया जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक दिखाए गए हैं। यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये धारदार फलक दिखाए गए हैं जो कि वस्तुओं को काटने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। नीचे की तरफ यदि हम देखें दाएं, तो कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा, यानी यहाँ पर आप देखें एक धारदार जो कढ़ाईदार वस्त्र है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति को मोहनजोदड़ो से जो मिली थी उस पर कढ़ाईदार वस्त्र उड़ाया गया है। ये देखिए कढ़ाईदार वस्त्र, ये किस प्रकार से कढ़ाई की गई है इस वस्त्र के ऊपर। और यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति की दाढ़ी, यानी कितने शालीन तरीके से किसी चित्रकार ने इस मूर्ति को बनाया होगा। कान, नाक, मुंह, आंखें, कितने मतलब कलाकार की देखिए निपुणता, कितना कुशल कारीगर होगा जिसने इस मूर्ति को बनाया था उस दौरान। देखिए उस ज़माने में, आजकल तो मूर्तियाँ काफ़ी आकर्षक बनती हैं, लेकिन उस ज़माने की मूर्तियों को देखा जाए तो काफ़ी कुशल कारीगर रहा होगा अपने ज़माने का ये। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः क्या होते थे? जानवरों के चित्र होते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, जो कि आपको पेज नंबर 6 पर देखने को मिलेगा। अध्याय 2 में जो तुमने जिन गांवों के बारे में, जैसे मेहरगढ़ था और जो गांव थे उनके बारे में जो बातें पढ़ी थी, उनमें धातु का किस प्रकार से प्रयोग हुआ था, कौन सी धातुएं हुई थी, क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे। तो देखिए ये उस समय के पत्थर के बाट नहीं थे, ये बाद में जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो खुदाई हुई है उसके दौरान जो मिले हैं उस संबंध से, उससे रिलेटेड ये बाट हैं। तो यहाँ पर देखिए संवत
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कब की पूछी जा रही है? 7,000 साल पहले मेहरगढ़ के अंदर कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसको कपड़े से ढका हुआ था, तांबे के और चांदी के, उसके अंदर कुछ जो फूलदान जो था उसके अंदर वो ढक्कन था जो कपड़े से ढका हुआ था, उसके अंदर ये कुछ वस्तुएं मिली थी। पक्की मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी जो तकलियाँ थी और फैंस, ये एक प्रकार का ये वस्तु होती है जिससे कि ये चीज़ें बनाई जाती थी। फैंस एक प्रकार का जो पकाई गई मिट्टी का जो रंग होता है, वो जो रंग चेंज हो जाता है उसको फैंस बोला जाता था भाई। ये आगे आएगा और उसमें मैं आपको अच्छे से और इसको बताऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? विशेषज्ञ लोगों के द्वारा, स्पेशलिस्ट व्यक्तियों के द्वारा। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ वो लोग होते थे जो किसी भी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे। जैसे कि पत्थर को तराशने वाले, मन को चमकाने वाले, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी का मतलब होता है उस पर जो नंबर वगैरह डाले जाते हैं और उस पर जो लिपिबद्ध किया जाता है, वो काम करने वाले। ये कुछ प्रमुख उस समय के स्पेशलिस्ट व्यक्ति हुआ करते थे। पृष्ठ नंबर 28 पर जो चित्र है उसको देखो कि उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। ये जो हमने अभी जो ये मूर्ति देखी थी, इस मूर्ति को देखिए, इस मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति कितनी आकर्षक तरीके से बनाई गई थी। ये जो मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई, इस मूर्ति को देखिए, ये मूर्ति कितनी आकर्षक तरीके से बनाई गई थी। किस प्रकार से यहाँ से देखिए, ये कटिंग किस प्रकार से की गई है। ये कटिंग यहाँ से, और इस पर ये जो कपड़ा जो इसको कवर किए हुए, इस कपड़े पर जो कढ़ाई का काम है उसको देखिए। ये पेज नंबर 28 की जो तस्वीर है ये दिखाई गई है। तो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यानी मैंने अभी भी ऊपर बताया था आपको कि ये मूर्ति उस जमाने में किसी कुशल व्यक्ति के द्वारा, कुशल कारीगर के द्वारा बनाई हो गई। देखिए हर व्यक्ति, देखिए कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता, हर व्यक्ति स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। जो लोग काफ़ी निपुण होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो अपने जो कला को निखार पाते हैं और उन्हीं के ये कृतियाँ होती हैं, उन्हीं की रचनाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, ये कलाकारियाँ होती हैं। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं थी। लेकिन अगर जो देखा जाए, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष वो किसी न किसी काम में दक्ष होते थे, किसी काम को करने में। देखिए यहाँ पर जो फैंस वर्ड आया था हमारा, मैंने बताया था कि आगे एक फैंस वर्ड आएगा। ये क्या होता है? देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। यानी पत्थर और शंख जो हैं ये आपको नदी घाटी क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो फैंस होता है, फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये क्या होता है? बालू या स्फटिक पत्थरों के जो चूर्ण होता है, बालू और स्फटिक पत्थरों का क्या होता है? एक चूर्ण होता है, उसमें गोंद मिला दिया जाता है और उनसे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको फैंस बोला जाता है। यानी जो बालू होता है, बालू को पकाने के बाद उसमें पत्थर का जो मिक्सचर होता है, पाउडर होता है, उसको मिलाने के बाद गोंद में इनको मिला दिया जाता है और ये पत्थर जैसा हार्ड बन जाता है, इसको फैंस बोला जाता है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फैंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बाले कौन से? जो कानों में आजकल स्त्रियां पहनती हैं, वो बाले वगैरह बनाए जाते थे। तो फैंस क्या होता है? फैंस जो बालू का रेत होता है, उस बालू रेत को पकाने के बाद उसको जो पत्थर होता है, पत्थर को पीसने के बाद जो उसका मिक्सचर होता है, वो जो स्फटिक पत्थर होता है उसके चूर्ण में गोंद मिला करके ये जो मजबूत पत्थर बनाया जाता है, पत्थर जैसा ये पदार्थ है, ये बन जाता है। और इससे ये देखिए यहाँ पर ये फैंस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये फैंस का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए कच्चे माल की खोज में ये लोग क्या करते थे भाई? कच्चा माल इनको कहाँ से मिलता था भाई? ये जो वस्तुएं बनाते थे, विभिन्न प्रकार के औजार बनाते थे, इन औजारों को बनाने में जो कच्चा माल यूज होता था, प्रयोग में लाया जाता था,
वो कच्चा माल ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे? तो देखिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए ये लोग कहाँ कहाँ पर जाते थे। तो देखिए कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आयशक। आयशक क्या होता है? आयशक कच्चा रूप होता है पदार्थों का, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल होता है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को एक कच्चा माल मान लीजिए। ये कच्चा माल है, इसको हम कच्चा माल कहते हैं। जिसको क्या किया जाता है, इसमें काफ़ी प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि इसमें इस कच्चे माल से क्या किया जाएगा, इस कच्चे माल को क्या किया जाएगा, ये जो कच्चा माल है इसमें बाद में ये कपास से बिनोले को अलग किया जाएगा, रुई को अलग किया जाएगा। उस रुई से फिर कताई होती है, फिर कताई से जो धागा बनाया जाता है जो स्पिनिंग बोला जाता है, उसके बाद फिर वीविंग होती है, बुनाई होती है, बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। अब कपड़ा तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, इसकी डाइंग की जाती है। डाइंग का मतलब इसको रंगा जाता है, रंगने के बाद इसमें प्रिंट वगैरह इसकी प्रिंटिंग की जाती है। तो हड़प्पा में जो लोग थे उनको कई चीज़ों तो वहीं मिल जाती थी, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उनको बाहर से मंगवानी पड़ती थी। जैसे कि तांबा आज का जो राजस्थान है, राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र है वहाँ से आयात किया जाता था। लोहा, सोना आज का हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर कोलार खान है, वहाँ से प्राप्त किया जाता था। चांदी उधर से, और अन्य बहुमूल्य पत्थर ये हमारे जैसे टिन है का, ये अपने अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है दूर दूर से आयात किए जाते थे। तो इन सभी के बारे में अब देखिए यहाँ पर सभी के क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर देखिए हड़प्पा के लोग आयात कहाँ से करते थे, आज के राजस्थान से तांबा, जैसा कि हमने ऊपर बताया। पश्चिम एशियाई देश जो ओमान है, पश्चिम एशियाई देश, एशिया का पश्चिमी भाग यानी कि ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, ये इधर वाले क्षेत्र से क्या मंगाते थे। यहाँ पर एक ओमान देश है, वहाँ से तांबे का आयात किया जाता था, यहाँ से भी किया जाता था, और भारत का जो आज राजस्थान क्षेत्र है वहाँ से किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु जो टिन है, इसका आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था। आधुनिक ईरान से टिन का आयात किया जाता था, और साथ ही साथ अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये थे इनके कच्चे माल के स्रोत। कच्चा माल इनको वस्तुओं को बनाने के लिए कहाँ से मिलता था, इन विभिन्न क्षेत्रों से ये कच्चा माल लाया करते थे। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यातायात की भी आवश्यकता पड़ती होगी। उस समय यातायात किस प्रकार का था, तो देखिए आज की तरह से यातायात इतना विकसित यातायात नहीं था। तो उस समय बैलगाड़ियाँ या फिर ऊँटों पर लाद करके लाया जाता था। इन चित्रों को देखने से आपको एक खिलौना गाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर दूसरी तरफ एक मोहर दिखाई दे रही है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? बिल्कुल, या तो ये ऊँटों की पीठ पर लादकर, या घोड़ों की पीठ पर लादकर, या फिर बैलगाड़ियों में लादकर इन सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया करते थे। यहाँ पर देखिए नगरों में रहने वालों के लिए देखिए ये था इनके कारीगरों का। अब जो नगरों में जो लोग रहते थे उनको भोजन कहाँ से प्राप्त होता था, यानी उनके जो खाद्यान्न तैयार किए जाते थे वो खाद्यान्न उपलब्ध कहाँ से होते थे उन लोगों को, शहरों में रहने वालों के लिए। देखिए लोगों के अलावा गाँव में भी लोग, नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। भाई कुछ लोग गाँव में रहते थे, कुछ नगरों में रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे, किसान लोग और चरवाही लोग शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और विभिन्न प्रकार के जो दस्तकार लोग थे उनके खाने के सामान वहाँ पर भेजते थे। यानी ग्रामीण जो लोग थे, पशुपालक थे, कृषक लोग थे, वो अपने उत्पाद जो हैं शहरों में भेजते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी इन चीज़ों की यहाँ पर खेती होती थी। जैसे कि मेहरगढ़ वाले क्षेत्र से जौ और गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और ये इधर वाले क्षेत्र है, यहाँ से जो चावल के दानों के जले हुए जो जले हुए जो चावल के दाने थे उनके अवशेष प्राप्त हुए। तो ये लोग ज़मीन की जुताई किस तरह से करते थे? शायद जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता होगा। ये हल उस समय की एक नई बात नहीं थी। उस समय के लिए एक हल क्या थी, एक नई बात थी। लेकिन प्राचीन समय में लोग किस प्रकार से,
प्राचीन समय में लोग जंगलों को साफ करके उन जो घास फूस रहता था उसमें आग लगाकर जो राख बचती थी उस राख में बीज छिड़क देते थे, बीजों को बिखेर करके वहाँ पे कृषि की जाती थी। हड़प्पा काल के हल तो बचे नहीं हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने जरूर मिले हैं उस समय के, क्योंकि उस समय जो हल कैसे होते थे, लकड़ी के होते थे, और लकड़ियाँ जो हैं दबने के बाद जो विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं, दीमक वगैरह से वो ख़त्म हो गई होंगे गल करके। तो इस प्रकार से उस समय के क्या मिले हैं, उस समय के हल रूपी खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके भी अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई भी की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में वे अपने मवेशियों के झुंडों को लेकर के नए एक अन्य क्षेत्र पर चारे और पानी की तलाश में दूर दूर तक अपने मवेशियों को ले जा करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो ये उस समय के जो भाई शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जो खाद्यान्न है वो कहाँ से प्राप्त होते थे, कहाँ से ये कच्चा माल आयात करते थे, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत इतना जाना। नेक्स्ट जो वीडियो में हम जानेंगे कि गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर मिले हैं उनका हम एक नज़दीकी से उनका अध्ययन करेंगे। मुख्य तौर पर सभी नगर जो है एक तरह से दो भागों में डिवाइड थे, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर नगर था धोलावीरा, उसको हम केंद्र बिंदु मानते हुए उसका विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए कक्षा में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।